नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से एक बार फिर आपके साथ। और आज मैं एक मुद्दे को लेकर आया हूं और मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। पूरा हिंदुस्तान में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है और मुद्दा है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार के बारे में है। बहुत दिनों से एक डिमांड उठ रही थी महिला संगठनों की तरफ से कि वैवाहिक जीवन में अगर बिना कंसेंट के पति पत्नी के साथ संबंध बनाता है, फिजिकल रिलेशंस बनाता है, तो इसको बलात्कार की श्रेणी में लाया जाए और इसको सजा का इसमें प्रावधान हो। 376 जिसमें आईपीसी में जैसा सजा है वही होनी चाहिए। इसको लेकर के कुछ महिलाएं संगठन उनके वो कोर्ट में गए हैं, वहां इस मामले को लेकर के बहस चल रही है। हम उसमें नहीं जाएंगे कि कोर्ट क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि समाज के लोग, हम भी समाज का हिस्सा हैं, प्रोफेशन हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम इस समाज का हिस्सा होने के नाते हमारा हक है कि हम इस पे अपने विचार प्रकट करें। इसको अच्छा मानते हैं कि क्या इसका अपराधीकरण होना चाहिए, क्या क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मशहूर क्रिमिनल लॉयर, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट स्टेट्स में भी उनको प्रैक्टिस करने वाली हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन है, बड़ी तो नहीं, और मनीषा शर्मा जी हैं। बहुत मशहूर हैं, उनके पास मैक्सिमम सीबीआई वगैरह के और इस तरह के जो सेंसिटिव केस हैं वो करती हैं। हमारे साथ शिवम हैं जो 30 जारी कोर्ट से हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट से नीरू वर्मा जी हैं। हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर योगिता फोगाट कादियान है। और हमारे साथ उड़ीसा राउरकेला से सीनियर एडवोकेट अनसुईया पांडा जी हैं, जो आजकल ज्वेल एंड जस्टिस बोर्ड में भी मेंबर भी हैं। मैं और हमारे साथ गुंजन है, हमारे साथ ओमिशा हैं, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है लॉ की और बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं और बड़ी मुखर की बातचीत रहती है, तो हमने इनके भी विचार जानने। और मैं इन्हीं सब, और हमारे साथ हाँ एडवोकेट इंशा है जो दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती हैं, नॉट डॉक्टर, एडवोकेट इंशा सिद्दीकी। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मैं सीधा मनीषा जी के पास आता हूं। ये सूत्रधार रहेंगी आज की इस डिबेट का। मनीषा जी, इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या ना किया जाए, आपका इसमें क्या विचार? सबसे पहले तो थैंक यू शर्मा जी, आपने मुझे इनवाइट किया, शॉर्ट नोटिस पे इनवाइट किया, लेकिन फिर भी आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, 20 फरवरी, जो 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज इतना बड़ा मुद्दा आप लेके आए। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो इसको क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल देना चाहिए, ये एज अ पर्सन, नॉट एज एन एडवोकेट। क्योंकि बहुत सारे देशों में, चाहे आप अमेरिका की और बहुत सारे देशों की बात करें, अलग अलग जगह इसको क्रिमिनल की कैटेगरी में डाला गया है। इंडिया में रेमेडी अगर देखें तो कहीं भी नहीं है। 375 में भी अगर हम जाएं तो वहां 15 साल से कम की अगर वाइफ है तब तो है ये रेप की कैटेगरी में, अदरवाइज नहीं है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं समाज में। सब जब शादी होती है, पति और पत्नी इक्वल हैं, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हिट होता है अगर ये मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। पति ये सोचने लगता है शादी के एकदम बाद कि इस मेरी पत्नी की बॉडी पे मेरा हक है। Then there is our right of equality which is provided by the constitution. अगर आपका हक मेरी बॉडी पर हो गया, आदमी का औरत की, तो राइट टू इक्वलिटी भी इन्फ्रिंज होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। प्लस वो चीज जो न्याय, सामाजिक न्याय कहाँ रहा अगर दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और उस बॉडी पे तो स्लेव हो गई, वुमेन तो स्लेव हो गई अगर बॉडी पे हक हो गया। लेकिन इस लॉ को, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार डिबेट चल रही है, बहुत सारे एनजीओ और सोशल वर्कर्स की पिटीशन पेंडिंग है और इस चीज पे एक कंक्लूजन आना चाहिए। पर इसके साथ साथ बहुत सारे कानून को दोबारा से देखना पड़ेगा। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या बाकी भी एक्ट की, पारसी एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, वहाँ एक
शादी को तोड़ने की ग्राउंड, डिवोर्स लेने की ग्राउंड क्रुएल्टी में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सब क्रुएल्टी का बड़ा वाइड स्कोप है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नंबर ऑफ केस लॉज हैं वहां पे। आजकल जो कोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि रिफ्यूजल ऑफ सेक्स अमाउंट्स टू क्रुएल्टी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। तो आपको सिर्फ इसको आईपीसी में जगह नहीं देनी है कि वहां उस एज को, भारत में जैसे 15 साल से कम की वाइफ है और वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में आ सकता है, अगर 15 साल से कम की वाइफ है, तो आपको बाकी भी एक्ट्स में चेंज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना पड़ेगा क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। प्रेग्नेंट वाइफ है, सेक्स करना चाहते हैं, नहीं चाहती तो वो रेप है डेफिनेटली। आप बॉडी पे हक समझते हैं, वो रेप है अपना हक समझ के, because matrimonial tie is a result of love and affection, equal partners। तो वहां ये सब चीजें वास्तव में क्राइम की उसमें, पर मिसयूज ऑफ लॉ भी ना हो। मिसयूज ऑफ लॉ भी गलत होगा कि जो बॉन्डिंग है मैट्रिमोनियल टाई की बॉन्डिंग, फिजिकल रिलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ingredient of that matrimonial tie। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टूल, जैसे अदर लॉज, बीइंग ए लेडी मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसा बहुत सारे रिसेंट केसेस में कहा गया है कि मिसयूज, और 98A का मिसयूज हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का मिसयूज हो रहा है। एट द सेम टाइम उस ढंग से भी सोचना पड़ेगा कि इसने मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ फिजिकल हुआ, तो उस तरह का मिसयूज भी रोकना पड़ेगा कानून को। तो ये बहुत वाइड है। अब पर्सनल लेवल पे मैं सोचती हूँ कि होना चाहिए, इसको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखना चाहिए, आईपीसी में अमेंडमेंट होना चाहिए। आपकी बात को मुझे लग रहा है वो उड़ीसा में भी समर्थन मिल रहा है और वो कुछ कहना चाह रही है। अनसुईया जी बताएं, जो मनीषा जी कह रही है उसमें सहमत है? नहीं, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि ये भी होता है बगैर मर्जी के बगैर शारीरिक संबंध रखना, वो जो आप बोल रहे थे ना सामाजिक, वो तो सामाजिक न्याय नहीं हुआ। बगैर कंसेंट शारीरिक संबंध रखना तो बहुत बड़ा जुर्म होता है। एकदम सही बात, मैं उनसे एग्री करती हूँ, वो जुर्म है। विदाउट कंसेंट द वाइफ शुड गिव फ्री कंसेंट if there is any difference or anything, and the wife does not want to see the face of the husband. This is also happening, and the husband what makes to convince her, to make her positive towards him, and this is one. And another thing is during the cohabitation, sometimes it is seen that there are unusual physical relations. It is seen. I have seen several cases like that during my practice. Okay. So whatever she says, I agree with her. Okay, मैं दोबारा आऊंगा, कुछ सवालों के साथ आऊंगा, मनीषा जी के पास भी आऊंगा और अनसुईया जी आपके पास भी आऊंगा। मैं चलता हूं अब शिवम के पास। शिवम, what do you want to say about this? सर, मैरिटल रेप में तो हम ये कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ का सर रिलेशन, सबसे बड़ी बात एक तो ये होता है कि दोनों की कंसेंट के साथ ही चलना चाहिए। अगर जबरदस्ती हो रही है तो रेप ही होगा, या हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी कपल हो। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की फिलहाल बात हो रही है, तो अगर हस्बैंड जबरदस्ती करेगा, वाइफ का किसी भी तरह से कोई कंसेंट नहीं ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेप ही होगा, चाहे उसकी कंसेंट हो या ना हो। जबरदस्ती तो जबरदस्ती होती है सर, हस्बैंड करे, वाइफ करे, कोई भी करे। उमीशा भी करते नहीं ला रही। उमीशा क्या कहना चाहती है बताइए? अनम्यूट करिए, अनम्यूट रखिए इसको जी। I am completely in favor of the fact कि ये criminalize होना चाहिए, क्योंकि of late I've been wondering how fragile the institution of marriage is, that it could collapse if the husband could no longer have a non-consensual sexual intercourse. अब it's high time we acknowledge the fact कि marriage जो है वो एक लाइसेंस नहीं है, या फिर कोई परपेचुअल कंसेंट नहीं है, कि परपेचुअल कंसेंट नहीं है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर शादी हो गई तो वो इररेवोकेबल कंसेंट है या फिर वो परपेचुअल कंसेंट है, ये जरूरी नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। इस आई डोंट नो व्हाई आर वी इवन डिबेटिंग अबाउट इट। एक कंसेंट मतलब अगर शादी हो गई तो वो एक लाइसेंस नहीं है कि आप
किसी के साथ भी उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो. इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन very unreasonable classification of married women and unmarried women, that now that you are married, your consent of your bodily autonomy is not yours just because you're married. तो ये बहुत ही unreasonable classification है. और उसके बाद marital rape encroaches on the rights which are enshrined in Article 14, 19 and 21, as it stands against the right to equality, freedom of sexual autonomy, because I believe a woman's sexual autonomy is hers and hers alone and nobody else's. Right. Also, as far as her right to live with dignity also comes into the play when we talk about Article 21. Moreover, the point here is that there is a definition of sexual violence in WHO. Sexual violence is defined by WHO as any sexual act, attempt to obtain sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person's sexuality, against coercion by any person, regardless of their relationship with the victim, in any setting, including but not limited to house or work. That is marital rape. मतलब वो चीज marital rape में भी आएगी. Now my fellow learned opponent may say that कि DV Act है, उसमें sexual violence protect कर देंगे, but here comes the fact that the protection under law has to be as eminent as the violence was. मतलब अगर एक offense की gravity इतनी है तो उसके लिए protection भी उतनी होनी चाहिए. Now that you acknowledge the fact कि sexual violence है तो उसकी protection भी होनी चाहिए. There is no use of acknowledging something as violence and not giving protection to it. Okay. There has to be also one more last thing. So I'll end by saying love making has to be born with love. And not there should not be any feeling of entitlement towards anyone. Two partners in a marriage has to be equal and true partners of each other, and that should not include any kind of coercion. Okay, Gunjan, carry on. Yes, sir. Sir, marital rape should be made a criminal offense as it's against the dignity of women, basically which are forced to suffer the worst form of sexual violence within the four walls of house, and the forcible sexual intercourse with the wife, even by her husband, should be treated as a crime, as it violates her right to live with dignity, which is a part of her right to life and liberty guaranteed to life in the Article 21 of Constitution. Marital rape goes against her right to sexual privacy and right to bodily self-determination. सर बेसिकली वाइफ को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है जितना सोसाइटी, बिकॉज स्टेट डज नॉट लाइक टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक मैरिटल रेप, बिकॉज दे थिंक दैट मैरिज इज अ वेरी सीक्रेट थिंग. तो हमें इसको रेप से रिलेट ऐसे नहीं करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ को. इवन सर राज्यसभा में लास्ट ईयर डिस्कस किया था डीएमके एमपी कानिमोजी ने, and she raised a issue in Rajya Sabha citing a UN population report where she said that more than 75% of married women were victims of marital rapes and there were no laws in India to deal with the problem. So sir, women को last में suffer करना पड़ता है because there is no law regarding the marital rape. बिकॉज रेप में जो डिफाइन किया गया है 375 में, उसमें एक एक्सेप्शन है वेयर इट सेज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ who is 15 or above is not rape even if it is without her consent. सर उसका कंसेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली फोर्सिबली है, तो मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू. नीरू आपने सुना गुंजन को, उनको आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे. हाँ जी सर, मैं भी एक्चुअली क्या है, हर लॉस के प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं, फेवर में भी होता है और नॉन फेवर में भी होता है, क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड है और वुमेन जो है बहुत ज्यादा क्रुएलिटीज और मैरिटल रिलेशनशिप जो उनके कॉर्डिनल नहीं होते हैं
कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सब के कंसर्न नहीं होता जब उनका, तो ये सफर ज्यादा करती हैं। और जिससे कि उनका क्या होता है कि मेरा तो एक ही फंडा है, देखिए सर, अगर मैरिज दोनों रिलेशंस में कंसेंट से और कंपेटेबिलिटी से चलता है, अगर आपके कोऑर्डिनेट रिलेशन नहीं है तो वो मैरिज आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाती। और अगर वाइफ कह दे नो तो नो मीन्स नो, बस अगर उसने नो जबरदस्ती करना, कोई भी चीज के लिए जबरदस्ती करना क्राइम ही होता है सर। और आजकल की सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट जबकि है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, और उस चीज को आगे जाते हुए हमें ये मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना ही चाहिए। बस सर मैं इतना ही बोलूंगी। डॉक्टर योगिता, आपने सारे टेक्निकल लोगों को सुना है, अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, फिर इन सबसे सवालात करूंगा। और देखिए, इससे पहले कि सवालात की बौछार करूं, आप बताइए अपना क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू राकेश जी। मैंने सबको सुना, और चूंकि तकरीबन मेरे ख्याल से जितने भी सबने बात की सब वकील हैं, मुझसे बेहतर कानून समझते हैं। मैं कानून पे बात ना करके मैं सामाजिक और पारिवारिक तौर पे बात करना चाहूंगी, राइट? कि एक आदमी का, एक इंसान का मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होता है अगर ये सब इम्प्लीमेंट होता है, आइदर वे, राइट? कंसेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीथिंग। बिना कंसेंट के एक 2 महीने के बच्चे को आप दूध पिला के देखिए। सो कंसेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी एक्ट, be it sexual, be it non-sexual, right? Having said that, marital relationship हो या physical relationship out of marriage हो, maybe boyfriend girlfriend हो, maybe live-in हो, consent is important, right? That's true. But do we need law in every action, in every field of our life, कि उसके बाद ही implement हो पाएगा? हमने गर्ल्स को एम्पावर किया है और हम कर रहे हैं लगातार, क्या हम अपने लड़कों को एम्पावर कर रहे हैं? क्या हम उन्हें कंसेंट का मतलब समझा रहे हैं? क्या हम उन्हें ना पे रुकने का मतलब समझा रहे हैं? या सिर्फ कानून बनेगा तभी ये हो पाएगा? आपको नहीं लगता कानून से ज्यादा इसमें हमें अपने सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था में चेंज करने की जरूरत है? हमें अपने बच्चों को, अपने उभरते हुए बच्चों को बताने की जरूरत है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है, ताकि मैरिज हो, नॉन मैरिज हो, वो उस कंसेंट को समझ पाए। हैविंग सेड दैट, अब अगर बात करें हम कानून की, अंडर एज ड्राइविंग इज अ पनिशमेंट ऑफेंस, राइट? मैं नहीं जानती किस एक्ट में आता है, बट 18 साल से कम बच्चों को ड्राइव करना क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या हम में से अपने ही बच्चों को हम लोग भेजते नहीं गाड़ियां लेके, स्कूटर ही सही, जिसको हम स्कूटी बोल देते हैं, बट वो स्कूटर है, उसको चलाने के लिए एक बच्चे का लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस के ऑलमोस्ट हर आदमी 18 साल से कम के बच्चों को स्कूटर चलाना, गाड़ी जिसके पास है गाड़ी चलाना सिखाता है। क्या सिर्फ कानून बनाने से वो अंडर एज ड्राइविंग रुक रही है? क्या हम सब नहीं जानते कि अंडर एज ड्रिंकिंग की एज अगर किसी स्टेट में 25 है, किसी स्टेट में 21 है, क्या सिर्फ वो कानून बनाने से क्या वो ड्रिंकिंग अर्ली एज में रुक रहा है? रेप के खिलाफ कानून है, क्या सिर्फ कानून बनाने से रेप कम हो गए हैं या रेप घट रहे हैं, या क्रिमिनल्स को उसका खौफ इतना ज्यादा है कि वो रेप करने से पहले सोचेगा? आप खुद सोच के देखिए। और रेप करने वाले सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में किया, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में किया। डॉक्टर योगिता, बात हो रही है सिर्फ विद इन फैमिली, विद इन हस्बैंड एंड वाइफ। विद इन फैमिली की बात करें, देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ही कोर्डियल रिलेशनशिप होता है। फैमिली के परिवेश में अगर हम हर चीज को क्रिमिनलाइज कर देंगे, अगर हम हर चीज पे कानून बना देंगे, राइट, देयर विल बी अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ मिसट्रस्ट ऑन ईच अदर। मैं आप पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे हस्बैंड मुझे भरोसा नहीं कर पाएंगे, हस्बैंड वाइफ भरोसा नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी ऑलवेज थ्रेट टू मिसयूज इट। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के केसेस पे कितना लो मिसयूज हो रहा है, राइट? विदेशों में कानून है कि आप अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते हो, राइट? इंडिया में आप बात करके देखिए किसी से जी। जरूर नहीं हमें ब्लाइंडली हर चीज में बेस्ट को फॉलो करना है और सिर्फ कानून बनने से ही कोई चीज जो है कर पाएंगे। उसके लिए हमें एजुकेट करने की जरूरत है अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों। एक मुद्दा मनीषा जी, डॉक्टर योगिता ने उठाया है कि कानून के साथ साथ इसको सामाजिक तौर पर इस समस्या को लिया जाए। इस बात में तो कहीं कोई दो राय नहीं आ रही है कि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट होना चाहिए। विदाउट कंसेंट अगर कुछ होता है तो वो गलत होता है। अब मैं सवाल कर रहा हूँ मनीषा जी, सभी ने बड़े खुले मन से कहा कि इसको
क्रिमिनलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए इस एक्ट को विदाउट कंसर्न। लेकिन इसके प्रॉस एंड कॉन्स कितने हैं आप ये देखिए कि बेडरूम में कौन तीसरा आदमी घुसेगा। इसका मिसयूज तो हर लॉ का है, कोई लॉ ऐसा नहीं जिसका मिसयूज ना होता। मैं सवाल ये कर रहा हूं सारे पैनलिस्ट से कि एक रेप होता है कि एक लड़की बाहर गई, कोई लेडी बाहर गई या घर में ही अकेली थी, कोई मतलब अनसोशल आदमी, कोई बदमाश, कोई मवाली, कोई गुंडा, कोई लस्टी एक्ट कर गया और उसने बदतमीजी की, फिजिकल असॉल्ट कर दिया और रेप को अंजाम दे दिया। एक रेप वो है। एक रेप जिसकी रेप की बात हो रही है, मैरिटल रेप, वो ये है कि हमें यस वो जो अभी एक किसी ने कहा कि क्या शादी से उसको लाइसेंस मिल जाता है ये सब करने का, इंटरकोर्स करना, यस शादी ही इस समाज में एक ऐसा रिलेशन है जहां मेल एंड फीमेल दोनों की तरफ से ये परमिशन मिलती है कि यू कैन गो फॉर द फिजिकल रिलेशन विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कोई इसमें अपराध नहीं है। ये कंसेंट है, ये समाज की भी कंसेंट है। यस हाँ, उसमें अब क्वेश्चन उठाया कि मेरी मर्जी नहीं है, जैसा मनीषा जी ने कहा कि प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ जब बिना मर्जी के हो रहा है तो क्या वो गलत नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस गलत और सही को बेडरूम में तीसरा आदमी कौन एंट्री करेगा? कहां से वो प्रूफ लड़का देगा कि नहीं साहब मैंने जो भी एक्ट हुआ कल वो मर्जी से ही हुआ, और लड़की कहां से ये कहेगी फीमेल कि नहीं साहब ये सब बिना मर्जी के हुआ? एक बात, एक सवाल तो ये जो मेन है, अगर किसी भी वजह से, हम वकील हैं रोज देखते हैं कोई झगड़े की सैकड़ों वजह होती है, मैरिटल लाइफ में बहुत झगड़े होते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं, अब्यूसिव भी हो जाते हैं, मेंटल लेवल भी डिफरेंस हो जाते हैं, और उसका एक रिजल्ट आता है डिवोर्स भी होते हैं। डिवोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड लिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तो उसके रीजन बताए जाते हैं। क्या सबसे बेहतरीन और सुखद मतलब एक सरल तरीका ये नहीं बन जाएगा किसी भी लेडी को अगर रेप लेना है तलाक तो वो सीधा 376 कराएगी साहब कल जो एक्ट हुआ वो विदाउट मेरी कंसेंट हुआ, ही शुड बी बुक्ड अंडर 376 और इसके साथ इसको पनिश करो, और उसके बाद क्या कोई रिकंसाइलेशन का जगह बच जाएगी? When he is behind the bar under the provision of 376, क्या उसके लिए कोई रिकंसाइलेशन बचेगा? क्या ये इंस्टीट्यूशन जो हमारा परिवार का है, जो फैमिली का है, क्या इसलिए तहस नहस नहीं हो जाएगा? क्या इसका ताना बाना बिल्कुल बिखर नहीं जाएगा? 35 देश हैं पूरे वर्ल्ड में जहां इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, उनमें से इंडिया भी है। आज हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मेरे यंग दोस्त हैं गुंजन, और उन्होंने बात बहुत अच्छी कही, बहुत बेहतरीन बात कही। ये बातें किताबों में और लॉ में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन WHO देखता है, अमेरिका को भी, फ्रांस को भी देखता है, पेरिस देखता है, लंदन देखता है, सब देखता है, ब्रिटेन देखता है। वहां आज सुबह आप डिवोर्स करिए, शाम के आपको रीमैरिज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां का समाज, वहां की मानसिकता आपको एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इंडियन कल्चर में जहां अनमैरिड लड़की की शादी करने में 500 तरह की अड़चने आती हैं, वहां एक अनमैरिड की बात छोड़ रहा हूं मैं, एक डिवोर्सी लेडी, एक विडो लेडी की शादी रीमैरिज करने में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको मैं यहाँ डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, ये आप सब लोग समाज में देखते हैं। तो ये मेरा सवाल अब ये है कि इस लॉ को अगर बनाने की पैरवी की जा रही है, क्या इस लॉ को की भयावहता को, इसकी जो दूरगामी परिणाम है, उससे पूरा हमारा जो सिस्टम सदियों से चला आ रहा वो टूट नहीं जाएगा? वो कष्ट भले ही रात को कंसर्ट से कुछ हुआ, दिन में कभी भी किसी वक्त कोई कंसर्ट से हुआ, झगड़ा किसी बात को लेकर के हुआ, पैसों को लेकर हुआ, किसी शराब पीने को लेकर हुआ, वेज नॉन वेज खाने को लेकर हुआ, सास बहू की वजह से हुआ, या किसी और वजह से, सैकड़ों वजहें होती परिवार, क्या उसको एक सहारा नहीं मिलेगा? मनीषा जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो अपने पहले ही जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि आपको इसमें जाके फिर मिसयूज ऑफ लॉ होगा। आज हम जितने भी केसेस देख रहे हैं बाकी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वहां भी तो मिसयूज ही हो रहा है। आप जब बीवी एक्ट आया था 2005 में, उसके बाद इतना मिसयूज हुआ है, 1000 बार तो कोर्ट्स ने अपने केस लॉज में डेफिनेशन बदल दी है
एक्ट के बहुत सारे डेफिनेशन बदली है, जैसे शेयर्ड हाउस होल्ड की पहले था कि भाई जिसमें वो गई है फिर वो सास ससुर का नहीं हो सकता, अभी अगस्त 2021 में फिर बदल दिया कि नहीं कोई भी है जिसमें वो गई है, तो वो क्योंकि लॉ प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और शर्मा जी मैं बिल्कुल शुरू में मेरी ओपिनियन पर्सनली आज भी यही है कि होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी या आप उसकी बॉडी पे कर रहे हो, लेकिन इसका बीइंग अ लॉयर पिछले 27 साल की प्रैक्टिस में मेरे पास आज की डेट में इतने हस्बैंड हैं जिनको शिकायत ये है, मैं एक बहुत टॉपिक से हट के बात कह रही हूँ, और जो क्योंकि रेप इज ऑलवेज बाय ए मैन अपॉन ए वुमेन, एम आई राइट? एग्जैक्टली। मेरे पास इतने हस्बैंड काउंसलिंग में चल रहे हैं, वाइफ्स force them for sex and they are not confident because this is a mental state of mind, workload है, MNCs है, 9 to 9 की life है, और they are not ready on each and every night, they are not prepared. Yes, what is that? That is also, तो रेप की डेफिनेशन अगर इस एंगल से समाज को देखें, जैसे डॉक्टर योगिता ने भी कहा, माइंड सेट को देखें, मेल और फीमेल को इक्वल चेक करें, तो रेप की डेफिनेशन इस क्रिमिनल को बनाने में नहीं आएगी। रेप तो बाय ए मैन अपॉन ए वुमेन है, फिर इसको आपको हस्बैंड वाइफ के एंगल से एक नई डेफिनेशन में उतारना पड़ेगा, क्रिमिनलाइज करो। एग्जैक्टली करो। जहां तक पावर की बात है, जहां तक की पावर की बात है मनीषा जी, मेल और फीमेल के एंगल से उसको दूसरा, जैसे जहां आपने तक पावर की बात है, ओमिशा ने बहुत अच्छी बातें कही थी। वेयर इज ओमिशा लेफ्ट? ओके, गुंजन ने भी बोला था। ओमिशा है? हाँ जी, हाँ जी। यस, ओमिशा आपने बहुत इक्वलिटी की बात की थी। डू यू नो देयर इज ए प्रोविजन नाउ अ डेज वेरी कॉमन, लिविंग रिलेशनशिप। लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से रहते हैं, दोनों में 95% पेरेंट्स की ना मर्जी से रहते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती, छुप के रहते हैं स्टार्टिंग, और फिर कहीं साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद बताते हैं कि आई एम लिविंग विद सो एंड सो इन रिलेशनशिप। ओके, किसी की मर्जी नहीं होती, उनकी अपनी मर्जी होती। उसके बावजूद भी एक अर्ली सुबह लड़की उठती है, जाके पुलिस स्टेशन पहुंचती है, साहब he was assaulting me physically for last 2 years, 1 year or 6 months or 3 years and on the pretext of marriage and वो मेरा शोषण कर रहा था और ये मेरे साथ रेप कमिट कर रहा था, इसको साहब सजा दी जाए। और पुलिस वाले मैकेनिकल वे में 376, 506 ये वो सब सेक्शन लगा के उसको केस दर्ज कर देते। क्या कितना बड़ा मिसयूज है। वंस यू आर लिविंग विद द बॉय और बॉय इज लिविंग विद द गर्ल by their own wish and will without any fear and without any coercion, इसके बावजूद उसका रिजल्ट ये है कि उसको बाद में कोर्ट में हम रोज देखते हैं, मनीषा जी देखती है, नीतू देखती है, हम सब देखते हैं। तो क्या ये मैरिटल लाइफ में इसकी एजम्पशन है? किसी को किस माइंड सेट के लिए वो लॉ बन रहा है? WHO ने, जैसे मैंने रिपीट नहीं करूंगा, वो जो बनाया माइंड सेट वो एक जनरल बनाया, लेकिन हमारे यहाँ विवाह को एक बहुत पवित्र रिश्ता माना गया है, जहां पत्नी पति को परमेश्वर मानती है और पत्नी को पति और पति का परिवार उसको गृह लक्ष्मी मानता है। वहां के अनकंसेंट में मैं मानता हूं एक दिन बिना कंसेंट के हो गया, जैसा अभी मनीषा जी ने कहा, क्या आदमी के साथ बिना मर्जी के नहीं हो रहा? आदमी का नहीं मूड है, आदमी का नहीं बन है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, टायर्ड है या कहीं किसी और परेशानी में है, लेकिन वुमेन घर में एंजॉय कर रही है, तो उसको नहीं साहब वो होना चाहिए और वो हुआ, तो क्या वो रेप नहीं है? क्या वो क्रूएल्टी नहीं है? मेरा कहने का ये सब लेक्चर का मतलब ये है, क्या इसकी रेमेडी केवल इसको 376 में कन्वर्ट करने से होगी, या जैसा डॉक्टर योगिता ने कहा कि हमें अपने परिवारों में माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, हमें मेल जो लोग हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, लड़के हैं, उनको माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि यू हैव टू रेस्पेक्ट द लेडी whosoever she is, whether she is your wife, whether she is your colleague, whether she is your student or teacher or whatsoever, or unknown lady, तो वो तो एक ठीक है। मेरा अपना मत ये है कि इसको अगर विदाउट कंसेंट ये हुआ है तो इसके लिए क्रूएल्टी है, ये क्रूएल्टी में लें और उसका रेमेडी क्या है लास्ट। सपोज ये कानून बन जाता है, कल्पना करना, दोबारा फिर बैठेंगे इसी डिबेट पे, ये आधे घंटे में तय होने वाला नहीं है।
कि कल्पना करो ये कानून है कि मैरिज लाइफ में अगर वाइफ जाके सुबह ये रिपोर्ट करती है 100 नंबर पे या थाने में कि साहब मेरे साथ रात विदाउट कंसेंट हुआ और अंडर दिस सेक्शन ऑफ 376 ही शुड बुक एंड बी सेंट बिहाइंड द बार, क्या वो मैरिज दोबारा बच जाएगी? क्या उसका फिर एक तरीका ये नहीं है कि इससे तो अच्छा ये है भाई आप मेरे साथ क्रूरटी करते हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आई विल लिव सेपरेट विद यू। सेपरेट तो 376 लगाकर भी होना है, 1000% होना है। डिवोर्स के लिए एक बार गुंजाइश बचती है कूलिंग पीरियड में, रिश्तेदारों की बचती है, अपनी बचती है, बच्चों को देख के बचती है, बट 376 के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। Once you are saying that husband is committing rape upon you, then what else left? So don't take it in the simple way कि नहीं साहब हमारी अपनी आजादी है, हम क्योंकि हम डिग्निटी है फेल। अरे पति के साथ डिग्निटी कहाँ? पति की डिग्निटी, तुम्हारी डिग्निटी पति से ऊपर नहीं है। पति और पत्नी दोनों एक ही तो गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर पत्नी की डिग्निटी फेल होती है, गड़बड़ होती है, तो पति की भी होती है, पति भी उसके जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है जी शर्मा जी, डिग्निटी है दोनों की बराबर है, पति की डिग्निटी वाइफ से ऊपर नहीं है, दोनों की बराबर है। नंबर बराबर कह रहा हूँ। नंबर अगर किसी की पत्नी की बेइज्जती होती है या उसको इंसल्ट होती है तो पति की भी होती है। क्रिमिनलाइज होना चाहिए, इसका प्लेस 376 में आईपीसी में ना होके मैरिज एक्ट्स में होना चाहिए, जहां अदर ग्राउंड्स आप यू कैन गेट रिड ऑन दिस ग्राउंड के ही इज कमिटिंग सेक्सुअल एक्ट्स विद मी विदाउट माय कंसेंट, इसका प्लेस वहां चला जाना चाहिए। और अगर वो रिपीटिशन है उन एक्ट्स का तो बेशक कोई पनिशमेंट उस पर हो जाए, क्योंकि जब एक मैच्योर लेडी है 15 साल 18 साल 21 साल से ऊपर की है, शी कैन गेट रिड ऑन दिस ग्राउंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए तो डिवोर्स एक्ट, मैरिज एक्ट्स बने हुए हैं, तो वहां प्लेस होना चाहिए। 376 में एकदम ना हो, वरना एक और फर्दर मिसयूज हो जाएगा। क्रिमिनलाइज होना चाहिए, प्लेस होगा। और वो 376 एक अननोन पर्सन के थ्रू, जिसको आप नहीं जानती हैं, जिसके आप जानती भी हैं, आपका कुलीग है, कोई आप सोच भी नहीं सकती वो ऐसा एक्ट करेगा आपके साथ। दैट कैन बी, दैट इज नॉट कैन बी, दैट इज द क्रूरटी, नॉट क्रूरटी, दैट इज ऑफेंस ऑफ 376। हस्बैंड 376 में नहीं जाना चाहिए इंडियन सोसाइटी में। एक चीज चोरी करके खा लेना, किसी और की चीज को लेके चुरा के खा लेना, और एक आपके लिए बनी है, आपके लिए फ्रिज में रखा है सामान, और अभी आपको मना किया गया कि अभी नहीं खाना है, सुबह का वक्त है, अभी नहीं खाना, शाम को खाना है, लेकिन आप जबरदस्ती करते हैं और खा लेते हैं, तो क्या आपको चोरी के आरोप में बंद कर देंगे पुलिस घर वाले? क्या आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ आपको चोरी का इल्जाम लगा के बंद करवाए? नहीं। ठीक इसी तरह आपको कंजुगल राइट्स मैरिज होने के बाद मिले हैं, समाज ने दिए हैं, सिस्टम ने दिए हैं, आप मैरिड हैं तो आपको ये राइट है। हाँ, एक वही बात आ जाती है कि अगर वाइफ ने नो किया है, ना किया है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट नो, यू हैव टू फॉलो दैट नो। बट मतलब ये नहीं कि अगर वो नो को फॉलो नहीं किया गया और उसने किसी एक मोमेंट में आके विदाउट कंसेंट भी वो एक्ट किया, तो उसको 376 में लगा, वो क्रूरल्टी है, वो मेरे ऊपर अत्याचार किया आज तुमने भाई, चाहे वो मेल पे या फीमेल। तो क्या इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए? तो मैं इन्हीं सवालों के साथ सारी बातें छोड़ रहा हूँ, और मैं शिवम बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा। शिवम, हम दोनों ही भैया आज फंसे हैं, बहुत लर्नेड वुमेन हमारे इसमें लेडीज हैं। शिवम, मेरी सुन पा रहे हो आवाज? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। सुन रहा हूँ सर, सारी सुन रहा हूँ जी। बिल्कुल सही है दोनों जो डिफेंड कर रहे हैं मेल कम्युनिटी को। तो इसमें कंसेंट का मिसयूज गलत है, कंसेंट नो को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके लिए काउंसलिंग सिस्टम हो, इसके लिए परिवारों को अपने घर को सबको समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसकी रेमेडी समाज से ही निकलेगी। ये जो कानून है ये भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही बनाए जाते हैं, और समाज के ढांचे को देखकर बनाए जाते हैं। ये समाज, ये नहीं कि यहाँ वो कानून चलेगा जो अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में आप बच्चे को थप्पड़ मारो आपको सजा हो जाएगी, यहाँ बच्चे को 4 थप्पड़ सुबह मार देती गुस्से में, तो क्या उसे रोज सजा दिलवाई जाए? मनीषा, मत जवाब दीजिए। ने जो बहुत सारे लोगों ने एक वो चलाई मुहिम, मैरिज स्ट्राइक, आप ट्विटर वगैरह पे भी पढ़ रहे होंगे, ये डिबेट चल रही थी कि अगर ये क्रिमिनलाइज हुआ, दे विल नॉट सोलमनाइज आवर मैरिज स्ट्राइक, कोई नहीं करेगा, ये इंस्टीट्यूशन ही टूट जाएगा। ये भी चलाई, मैं उससे एग्री करती हूँ कि ये कहीं लॉ में इसका प्लेस जरूर हो,
डिवोर्स की एक ग्राउंड हो जाए, अगर रिपीटिशन हो बार बार कंप्लेंट के बाद भी, पनिशमेंट का भी हो। हाँ, 376 में जगह ना देके कहीं और जगह इसको कानून में मिलनी चाहिए। मैरिज एक एक्ट स्पेशल में, बन सकता है, या HMA में डोमेस्टिक HMA में वायलेंस जगह को मिलनी चाहिए एक्सटेंड मैम, किया HMA मैरिज में, एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू में। मैरिज एक्ट और में। एक डंडा कानून का और एक सोच डॉक्टर योगिता वाली। क्योंकि 2012 के बाद, निर्भया कांड के बाद ही ये सब चीजें फ्लोर पे आई हैं। और बहुत ज्यादा। 376 वो नहीं रहा जो 2012 से पहले था। तो अगर वहां हस्बैंड को रख दिया जाएगा, तो अभी तो मैरिज स्ट्राइक चला, पता नहीं कितनी मुहिम चलेंगी, तो शादियों से ही लोग डरने लगेंगे। तो कुछ उस ढंग से होना। जिस लेडी ने ये हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, चित्रा चतुर्वेदी आई थिंक, उसकी मेड थी और उसका हस्बैंड अल्कोहल के लिए डेली मेड का पैसे मांगता था, और जब वो नहीं देती थी तो वो डेली उसके साथ फिजिकल होता था। वो वहां से इंस्पायर्ड होके अभी हाई कोर्ट में उनकी भी, शी इज आल्सो वन ऑफ द पिटिशनर इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो सिर्फ एक वही चीज नहीं है, मिस यूज भी माइंड में रखना पड़ेगा। इससे हम वुमेन्स भी, जहां तक मैं, मैडम जो ओडिशा से जुड़ रही हैं, मेरे से भी सीनियर हैं, हम एग्री करते हैं, उससे एग्री करते हैं सोशल सोच के साथ। इसको कहीं ना कहीं लॉ में विद पनिशमेंट, बहुत 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 बढ़िया बात मनीषा जी आपने कही। और मैं समय से थोड़ा बंधा हुआ हूँ, समय बिल्कुल स्पीड से भाग रहा है। तो ये डिस्कस करने का टॉपिक है, बहुत धैर्य से, बहुत दिमाग से, बहुत खुले मन से, बहुत दूरदृष्टि से इसको देखना पड़ेगा, तब इस पे जाके कहीं कंसेंस बनेगी, कुछ ना कुछ होगा। वुमेन की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी डिग्निटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, उसको नो को मतलब लोगों की समझ में आना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए। इसके लिए समाज को एकजुट होकर कुछ करना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर योगिता ने कहा कि काउंसलिंग और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ना कि कानून का एक फ्रेम बना करके उसका डंडा दिखा करके ये चीज नहीं होगी। बेडरूम में थर्ड आदमी की एंट्री ना कभी हुई थी, ना होनी चाहिए, ना होने देनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर ये थर्ड पर्सन की एंट्री, बेडरूम में सीसीटीवी नहीं लगा, बेडरूम में रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं लगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। हम फिर इसी चर्चा को करेंगे, एक बार फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आप ऐसे ही हॉलीडे में कीजिएगा सर। और बहुत इन्हीं विचारों के साथ, खुले विचारों के साथ आएंगे, दोबारा फिर बात होंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी शक्ति। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते।